आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की कि कैसे एक अकेली प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। ये दुनिया का शायद सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर था। बस फर्क इतना था कि ये किसी कंपनी का नहीं बल्कि एक पूरे देश का था। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हिस्टोरियंस को चौंका देता है। इसकी शुरुआत हुई थी दौलत और ताकत की एक जबरदस्त होड़ से। तो सीन कुछ ऐसा था। 16वीं और 17वीं सदी में भारत, जो उस वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था, उसकी दौलत ने यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी ओर खींच लिया। सबसे पहले आए पुर्तगाली, उनके पीछे पीछे डच, फिर ब्रिटिश और आखिर में फ्रांसीसी। मतलब मैदान में अब खिलाड़ी कई थे और मुकाबला तगड़ा होने वाला था। अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि अपने इन यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से कैसे हटाया जाए। और ये काम जाहिर है सिर्फ जबरदस्त लड़ाइयों से ही हो सकता था। तो अंग्रेजों ने एक एक करके सबको साइडलाइन करना शुरू किया। पहले तो 1612 में अपनी जबरदस्त नेवी की बदौलत पुर्तगालियों को हराया। फिर लगभग 1.5 सदी बाद 1759 में उन्होंने डचों को बाहर का रास्ता दिखाया, जिनका ध्यान सच कहें तो इंडोनेशिया पर ज्यादा था। लेकिन असली टक्कर, जो फाइनल शोडाउन था, वो हुआ फ्रांस के साथ। इन दोनों के बीच 3 बड़ी लड़ाइयां हुईं, जिन्हें हम कर्नाटिक वॉर्स के नाम से जानते हैं। पहले 2 राउंड तो एक तरह से ड्रॉ रहे, कोई खास नतीजा नहीं निकला। लेकिन तीसरे राउंड में 1760 की वांडी वॉश की लड़ाई ने सब कुछ साफ कर दिया। अंग्रेजों की डिसाइसिव जीत हुई और फ्रांसीसी भी इस रेस से बाहर हो गए। तो अब जब सारे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स मैदान से बाहर हो चुके थे, कंपनी की नजर पड़ी भारत के सबसे अमीर सूबे पर, बंगाल। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। तो आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ थी 1717 का एक शाही फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहते हैं। इस फरमान से कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की खुली छूट मिल गई। इतना ही नहीं, वो दस्तक नाम के ट्रेड पास भी जारी कर सकते थे। और बस कंपनी ने इसका जम के गलत इस्तेमाल किया। जाहिर है, इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का गुस्सा भड़कना ही था। और ये बढ़ता हुआ तनाव आखिर में फटा 1757 की प्लासी की लड़ाई में। लेकिन सच कहें तो ये लड़ाई कम और एक बहुत बड़ी साजिश ज़्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के कमांडर मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया, उसे रिश्वत दी और नतीजतन नवाब की इतनी बड़ी सेना बिना लड़े ही हार गई। कंपनी को बंगाल में अपना एक कठपुतली नवाब मिल गया। तो अगर प्लासी एक धोखा था, तो कुछ साल बाद 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई कंपनी की असली मिलिट्री पावर का शोकेस थी। इस बार कंपनी ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के पुराने नवाब, इन तीनों की मिलीजुली फौज को बुरी तरह हराया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि कंपनी ही इंडिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। बक्सर की इस जबरदस्त जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस संधि ने भारत के सबसे अमीर सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार, जिसे दीवानी कहते थे, एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में दे दिया। सोचिए जरा, एक ट्रेडिंग कंपनी अब पूरे इलाके का रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली थी। अब बंगाल का सारा पैसा, सारा रेवेन्यू कंपनी की तिजोरी में आ रहा था, और इस पैसे को उन्होंने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और शुरू हुआ एक एक करके बाकी भारतीय रियासतों को जीतने का सिलसिला। और इसके लिए उनका सबसे बड़ा और सबसे चालाक हथियार था सब्सिडियरी अलायंस, यानी सहायक संधि। ये लॉर्ड वेलेस्ली का आइडिया था। ये एक ऐसा राजनीतिक जाल था जिसमें रियासतों को मिलिट्री प्रोटेक्शन का लालच दिया जाता था, लेकिन बदले में उनकी पूरी आज़ादी छीन ली जाती थी। और इसकी शर्तें तो देखिए, मतलब किसी भी राज्य को पूरी तरह से लाचार बनाने के लिए काफ़ी थी। आपको अपनी सेना भंग करनी होगी, अपने दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना होगा, अपनी ही जमीन पर तैनात ब्रिटिश फौज का खर्चा भी उठाना होगा, और आप किसी दूसरे राज्य से कोई रिश्ता भी नहीं रख सकते। मतलब सब कुछ खत्म। और फिर डोमिनो इफेक्ट की तरह एक एक करके रियासतें गिरने लगी। सबसे पहले नंबर आया मैसूर का। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने 4 लड़ाइयों में जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन 1799 में आखिरकार मैसूर हार गया। मैसूर के बाद अगला निशाना बने मराठा। मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उनकी आपसी फूट का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। 3 लड़ाइयों के बाद 1818 तक मराठा साम्राज्य को भी पूरी तरह से बिखेर दिया गया। और अब आखिरी बड़ी ताकत बची थी पंजाब का सिख साम्राज्य। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद सिख एम्पायर कमजोर पड़ गया।
2 लड़ाइयों के बाद 1849 में पंजाब पर भी कंपनी का कब्जा हो गया और इसी के साथ पूरे सबकॉन्टिनेंट पर कंपनी का मिलिट्री डोमिनेशन पूरा हुआ। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, इस 100 साल के पावर स्ट्रगल का नतीजा क्या था? ये सच में यकीन से परे है। प्लासी की लड़ाई से लेकर पंजाब पर कब्जे तक, मतलब मोटे तौर पर बस 100 सालों में एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने वो कर दिखाया था जो दुनिया में किसी देश ने नहीं किया था। उन्होंने एक पूरे के पूरे साम्राज्य का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था। एक कंपनी की इस जीत ने ब्रिटिश राज की नींव रखी, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ गई जो आज भी उतना ही जरूरी है कि आखिर होता क्या है जब किसी कॉरपोरेशन का एक ही मकसद हो, सिर्फ मुनाफा, और उसके पास अपनी एक फौज भी हो। इस पर सोचिएगा जरूर।